दुनिया के सामने सब कुछ ठीक लगता है, लॉज, पुलिस, सिस्टम, सब कुछ परफेक्ट दिखाया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में कई दफा सबसे ज्यादा गंदा काम वही लोग कर रहे होते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। द विसल ब्लोअर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक ऐसी साक्षी कहानी है जो देखने के बाद इंसान का सिस्टम पार से यकीन हिल जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है कैथरीन बॉल्कोवैक नाम की एक औरत से। कैथरीन अमेरिका में एक नॉर्मल सी पुलिस ऑफिसर होती है। उसकी जिंदगी कोई मूवी जैसी ग्लैमरस नहीं होती। वो एक सिंगल मदर है, पैसों की टेंशन है, जॉब सिक्योर नहीं है और जिंदगी बस चल रही होती है। वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती है, लेकिन अमेरिका में उससे कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आती। एक दिन उससे एक ऑफर मिलता है, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने का ऑफर। जगह होती है बोस्निया, जहाँ रिसेंटली वॉर खत्म हुई होती है। यूएन का कहना होता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करना है, लोकल पुलिस को ट्रेन करना है और पीस मेंटेन करनी है। सैलरी अच्छी होती है, बेनिफिट्स भी होते हैं। कैथरीन थोड़ा हेजिटेट करती है क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है, रिस्क भी है, लेकिन आखिरकार वो हाँ कर देती है। उसके लिए ये जॉब सिर्फ पैसों का जरिया नहीं होती, बल्कि एक नया चांस होता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। बोस्निया पहुंचते ही उससे अंदाजा हो जाता है कि चीजें जितनी फाइल्स में क्लीन लिखी होती है, ग्राउंड रियलिटी उतनी हाई डार्क होती है। वॉर के बाद का शहर होता है जहाँ बिल्डिंग्स टुखादी होती है, लेकिन लोग अंदर से टूट चुके होते हैं। पॉवर्टी हर जगह होती है, करप्शन आम होती है और जिंदगी की वैल्यू बहुत कम होती है। कैथरीन का काम होता है लोकल पुलिस के साथ काम करना, उनकी परफॉर्मेंस चेक करना और रिपोर्ट बनाना कि कौन ऑफिसर ड्यूटी के लायक है और कौन नहीं। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उससे कुछ अजीब चीजें नोटिस होने लगती है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स का बिहेवियर बहुत सस्पिशियस होता है। वो लड़कियों के साथ गंदी बातें करते हैं, क्लब्स में ओपनली जाते हैं और कोई उन्हें रोकता नहीं। एक दिन कैथरीन एक नाइट क्लब विजिट करती है, जहाँ से उससे रिपोर्ट्स मिलती है कि इलीगल एक्टिविटीज होती है। वहाँ जाकर उससे पता चलता है कि ये क्लब सिर्फ डांस और म्यूजिक के लिए नहीं है, वहाँ यंग गर्ल्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। ये लड़कियाँ बोस्निया की नहीं होती, बल्कि अलग अलग पुअर कंट्रीज से होती है, यूक्रेन, मोल्दोवा, रशिया जैसी जगहों से। इन लड़कियों को यहाँ झूठे प्रोमिसेस देकर लाया जाता है, जैसे जॉब, मॉडलिंग या अच्छी लाइफ का सपना। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। कैथरीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि यूएन और पुलिस का काम ही ये सब रोकना है। वो कुछ लड़कियों से चुपके से बात करती है। लड़कियां बहुत डरी हुई होती है। वो बताती है कि अगर उन्होंने किसी से सच बोला तो उन्हें मारा जाता है, बेचा जाता है या फिर मार दिया जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि इन लड़कियों के कस्टमर्स सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं होते, बल्कि यूएन के ऑफिसर्स, पुलिस और इंटरनेशनल स्टाफ भी होता है। यही से कैथरीन को पहली बार रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल्स तक लिमिटेड नहीं है। सिस्टम के अंदर हाई सिस्टम खराब हो चुका है। जो लोग प्रोटेक्ट करने आए थे, वही लोग इस गंदे बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। कैथरीन ऑफिशियली रिपोर्ट बनती है। वो अपने सीनियर्स को बताती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और पुलिस के लोग इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ से कहानी का सबसे डार्क पार्ट स्टार्ट होता है। उसकी रिपोर्ट को सीरियसली लेने के बजाय उससे कहा जाता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम्हें प्रूफ चाहिए और ये सेंसिटिव मैटर है। धीरे धीरे उससे फील होने लगता है कि लोग यूज चुप करवाना चाहते हैं। वो फिर भी नहीं रुकती। वो एक एक चीज डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करती है, नेम्स, डेट्स, लोकेशंस, सब कुछ। वो कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी करवाती है जो डायरेक्टली ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। उसके कोलीग्स उससे दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं। उससे वार्निंग्स मिलती है, इनडायरेक्ट थ्रेट्स मिलती है। एक वक्त ऐसा आता है जब कैथरीन को समझ आ जाता है कि अगर वो चुप हो गई तो ये लड़कियां कभी फ्री नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर वो बोली तो उसकी जॉब, रेपुटेशन और शायद जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। यहाँ पर मूवी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछती है, क्या सच बोलना हमेशा सही होता है जब सिस्टम खुद गंदा हो? कैथरीन एक ट्रैफिक्ड गर्ल को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ऑफिशियल प्रोसेस फॉलो करती है तो उस लड़की को फिर से उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जाता है जो उससे अब्यूज कर रहे होते हैं। ये सीन बहुत पेनफुल है क्योंकि यहाँ क्लियर हो जाता है कि सिस्टम सिर्फ फेल नहीं है, बल्कि एक्टिवली इस क्राइम को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर कैथरीन इमोशनली टूटने लगती है। वो एक मदर है, उसका अपना बच्चा अमेरिका में होता है। वो सोचती है कि क्या ये सब वर्थ इट है, लेकिन फिर उससे याद आता है उन लड़कियों का चेहरा जो रोज अब्यूज हो रही होती है। वो डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। कैथरीन अब सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी होती है जो पूरे सिस्टम के लिए थ्रेट होती है। उसकी हर रिपोर्ट, हर कंप्लेंट और हर एक्शन से पावरफुल लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। जो लोग पहले उससे इग्नोर कर रहे थे, अब उससे देखकर चुप हो जाते हैं। ऑफिसेस में उसका नाम विस्पर में लिया जाता है, जैसे वो कोई प्रॉब्लम हो जिसे जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी हो। कैथरीन को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि बोस्निया में जो हो रहा है वो सिर्फ लोकल क्राइम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है जिसमें पैसा, पावर और पॉलिटिक्स सब शामिल है। लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो। अगर कोई लड़की ज्यादा बोलने की कोशिश करती है तो उससे मार दिया जाता है या फिर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। कैथरीन कुछ और लड़कियों से बात करती है जो ट्रैफिकिंग का शिकार होती है। उनकी कहानियाँ सुनकर उसका दिल हिल जाता है।
कोई लड़की बताती है कि यूज जॉब का झूठ बोलकर लाया गया था, कोई कहती है कि उसके माँ बाप को धमकी दी गई, और कोई ऐसी भी होती है जो कहती है कि अब उसे याद भी नहीं कि वो जिंदा कैसे रह पा रही है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि उन लड़कियों को सिर्फ क्रिमिनल्स यूज नहीं करते, बल्कि पीसकीपर्स, पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेन स्टाफ भी उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। कैथरन इन सब बातों को ऑफिशियली रिकॉर्ड करती है। वो प्रूफ कलेक्ट करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लिखती है और नेम्स के साथ रिपोर्ट्स सबमिट करती है। लेकिन जब ये फाइल्स ऊपर तक जाती है तो वहाँ से एक ही जवाब आता है, साइलेंस। या फिर ये कहा जाता है कि रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट है, एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। यही से कैथरन को एक और सच पता चलता है। यूनाइटेड नेशंस और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच एक डील होती है। जो लोग यूएन के अंडर काम करते हैं उन पर लोकल लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर कोई फॉरेन ऑफिसर क्राइम भी करे तो लोकल पुलिस उससे अरेस्ट नहीं कर सकती। ये इम्यूनिटी सिस्टम ट्रैफिकर्स के लिए एक शील्ड बन चुका होता है। कैथरन के लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उससे लगता है जैसे पूरा सिस्टम मिलकर झूठ बोल रहा हो। वो अपने कुछ कोलीग्स पर भरोसा करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पीछे हटने लगते हैं। कोई अपनी जॉब बचाना चाहता है, कोई प्रमोशन, और कोई बस ट्रबल से दूर रहना चाहता है। कैथरन अकेली पड़ती जा रही होती है। एक दिन अचानक उससे बताया जाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। रीजन ऑफिशियली कुछ और बताया जाता है, लेकिन असली वजह ये होती है कि वो प्रॉब्लमैटिक बन चुकी होती है। ये सुनकर कैथरन को शॉक लगता है, क्योंकि जिस औरत ने क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई उससे ही बाहर निकलने की प्लानिंग हो रही होती है। इस फेज में मूवी बहुत इमोशनली हैवी हो जाती है। कैथरन अपने घर जाकर टूट जाती है। वो सोचती है कि शायद वो कुछ ज्यादा हाई डोर आ गई है। उसके पास ना पावर है, ना पॉलिटिकल सपोर्ट, और ना ही कोई बड़ा ना, सिर्फ सच है, और सच अक्सर अकेला होता है। लेकिन इसी दौरान उससे एक ऐसी चीज मिलती है जो उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स जो क्लियरली प्रूव करते हैं कि हाई लेवल ऑफिशियल्स सब कुछ जानते हुए भी चुप है। ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं होती, बल्कि एक्टिव कवर अप होता है। जो लड़कियां रेस्क्यू होती है उन्हें फिर से ट्रैफिकर्स के हवाले कर दिया जाता है। जो ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं उन्हें क्वाइटली दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैथरन अब सिर्फ बोस्निया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी होती है। उससे इनडायरेक्ट थ्रेट्स मिलती है। उससे कहा जाता है कि अगर वो ज्यादा बोलेगी तो उसकी पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा सकता है। वो एक मदर होती है और ये बात उससे अंदर तक हिला देती है। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि अगर आज वो चुप हो गई तो कल और हजारों लड़कियां इसी हेल में फंस जाएंगी। वो मीडिया तक बात पहुंचाने का प्लान करती है। ये स्टेप बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अब वो ऑफिशियली विसल ब्लोअर बन रही होती है। सिस्टम के लिए अब वो एम्प्लॉय नहीं, बल्कि दुश्मन होती है। उससे जॉब से निकल दिया जाता है, उसका नाम खराब किया जाता है। उससे कहा जाता है कि वो झूठ बोल रही है, अटेंशन चाहती है और प्रोफेशनली अनफिट है। ये सब देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सिस्टम खुद को बचाने के लिए सच को कुचल देता है। कैथरन अब ऑफिशियली सिस्टम के बाहर होती है। उसके पास कोई बैज नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, और ना ही कोई ऑफिशियल पावर। लेकिन उसके पास जो चीज होती है वो बहुत डेंजरस होती है, सच। और ये सच ऐसा होता है जो अगर बाहर आ गया तो बहुत से पावरफुल लॉग ऑन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जॉब चली जाने के बाद कैथरन फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करती है। उसके लिए अमेरिका वापस जाना भी इजी नहीं होता। उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा चुका होता है। लोग कहते हैं कि वो एग्जैजरेट करती है, कि वो अटेंशन चाहती है, कि उससे रूल्स फॉलो करने नहीं आते। ये सब सुनकर कोई भी नॉर्मल इंसान टूट जाता। लेकिन कैथरन के दिमाग से वो लड़कियां नहीं जाती जो बोस्निया में अब्यूज हो रही होती है। वो डिसाइड करती है कि अब चुप रहना ऑप्शन नहीं है। वो जर्नलिस्ट से कांटेक्ट करती है। मीडिया के लोग पहले हेजिटेट करते हैं, क्योंकि यूएन जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खबर चलना आसान नहीं होता। लेकिन जब कैथरन उन्हें डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स और विक्टिम स्टेटमेंट्स दिखाती है तो उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं, बल्कि सॉलिड रियलिटी है। जैसे ही ये बात पब्लिक होने लगती है, सिस्टम पैनिक मोड में आ जाता है। यूनाइटेड नेशंस और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी इमेज बचाने के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं। वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल केसेस है, कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं। लेकिन सच ये होता है कि जो इम्यूनिटी दी गई होती है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। फॉरेन ऑफिसर्स को लोकल लॉ से ऊपर रखा जाता है, जिस वजह से वो खुद को अनटचेबल समझने लगते हैं। कैथरन लीगल एक्शन का रास्ता चूज करती है। वो कोर्ट में केस फाइल करती है, लेकिन ये फाइट बहुत अनइवन होती है। एक साइड पर एक सिंगल मदर होती है और दूसरी साइड पर $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशंस होती है। लॉयर्स, प्रेशर, डिलेस, सब कुछ उसे ताकतीन के लिए होता है। कोर्टरूम में उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जाता है। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। उससे फील करवाया जाता है कि जैसे वो ही गलत हो। मूवी यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जब सच पावरफुल लॉग ऑन के खिलाफ हो तो सिस्टम सबसे पहले सच बोलने वेल को हाई टारगेट करता है। इस दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां रेस्क्यू होती है, लेकिन ज्यादातर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। उनके नाम फाइल्स से मिटा दिए जाते हैं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये चीज कैथरन को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो जानती है कि जस्टिस सिर्फ पेपर्स पार दिया जा रहा है, रियलिटी में नहीं। कोर्ट का डिसीजन आता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना होना चाहिए। टेक्निकली कुछ गलतियां एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन किसी बेड ऑफिसर को रियल पनिशमेंट नहीं मिलती। ये देखकर ऑडियंस को भी गुस्सा आता है, लेकिन यही इस मूवी की सबसे बिटर रियलिटी है। रियल लाइफ में जस्टिस हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कैथरन के लिए ये विक्ट्री और डिफीट दोनों होती है।
वो सिस्टम को एक्सपोज कर देती है, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। उसकी पर्सनल लाइफ पर इसका बहुत असर पड़ता है। करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन उसका कॉन्शियंस क्लीन होता है। वो जानती है कि उसने जो हो सकता था वो किया। मूवी के एंड में ये भी दिखाया जाता है कि बाद में यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक्नॉलेज किया और रूल्स थोड़े चेंज किए, लेकिन ये भी क्लियर होता है कि ये चेंजेस टैब आई जैब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। हजारों लड़कियां पहले ही बर्बाद हो चुकी होती है। लास्ट सीन्स बहुत पावरफुल होते हैं। कैथरीन अकेली खादी होती है, लेकिन वीक नहीं लगती। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि उसने अपनी ज़मीर की आवाज सुनी होती है। मूवी यहाँ पर एक सिंपल लेकिन हैवी सवाल छोड़कर खत्म होती है। अगर सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत है, तो क्या हम में से ज्यादातर लोग सच बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? द विसल ब्लोअर का एंड कोई फेरी टेल एंडिंग नहीं देता, ना कोई ड्रामेटिक हीरो मोमेंट, ना हाई फुल जस्टिस। लेकिन शायद इसीलिए ये मूवी इतनी पावरफुल है, क्योंकि ये दिखाती है कि रियल दुनिया में हीरो बनने का मतलब अक्सर सब कुछ खो देना होता है।